Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि भाई लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करवाया जाएगा इन्हीं सेशंस के थ्रू, और साथ ही साथ में उसके जो रेलेवेंट एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग इन्हीं पर्टिकुलर सेशंस के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर एज वेल एज योर कम्यूट टाइम के अंदर गाइस, सो दैट आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो भी पर्टिकुलर सेशंस के अंदर कवर अप हो जाए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप लोगों को साथ ही साथ में हो जाएगी यहाँ पे विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 15 to 20 मिनट्स गाइस। ठीक है, तो आज की सेशन में अब हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को इन डिटेल एनालाइज कर पाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में। अब होम लोन्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने मई 2025 साइकिल के अंदर भी क्वेश्चन देखा। सो अ बोरोवर कंस्ट्रक्ट अ हाउस विद अ बैंक फाइनेंस एंड नाउ सीक्स एडिशनल फंड्स फॉर द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, विच फाइनेंसिंग रूट इज मोस्ट सुटेबल अंडर द आरबीआई गाइडलाइंस। तो अब देखिए जो भी टॉपिक्स हम लोग इन पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले। तो गाइज आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सीरीज के साथ जो बिल्कुल बने रहना है टिल द एंड, सो दैट आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सके। आफ्टर दैट अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द होम लोन्स। तो देखिए गाइस सबसे पहले अगर बात की जाए लोन्स के बारे में, तो लोन्स आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। अब व्हाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स? बिकॉज लोन्स के थ्रू बैंक को जो है वो एक इनकम जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड बाय द बोरोअर टू द बैंक गाइस। ठीक है, तो इसीलिए होम लोन्स हमारे सबसे पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं। अब लोन्स अलग अलग तरह के रहते हैं, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन। तो एक एक करके हम लोग जो ये, क्योंकि तीनों ही तरह के ये जो लोन, होम, एजुकेशन और व्हीकल लोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन्स के बारे में। अब देखिए इंडिया के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है बैंकिंग के अंदर, उसको देखते हुए हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि भाई इंडिविजुअल के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि भाई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ हाउसेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। कितने भी हाउसेज जो है एक इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जा सकते हैं। ठीक है, बस हाँ रिक्वायरमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू होम लोन, कि भाई दोज हाउसेज शुड बी यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज गाइस। ठीक है, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू होम लोन्स। अगर बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली बैंकिंग की, अगर हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग एक से ज़्यादा घर नहीं बना सकते हैं, एक से ज़्यादा घर आपके नाम पे नहीं हो सकता है, बट हाँ दो शुड बी अ रेजिडेंशियल हाउसेज गाइस, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज। होम लोन जो हमेशा दिया जाएगा दैट विल बी गिवन फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज गाइस। अब व्हाट आर द फीचर ऑफ दिस होम लोन्स? तो यहाँ पे जब भी होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा एक लेंडर के द्वारा या फिर एक बैंक के द्वारा, तो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर विल बी डन। अब जिस भी प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया जा रहा है, जैसे मान लो कोई एक इंडिविजुअल है वो 3 BHK परचेज करना चाह रहा है, ठीक है, वो इस 3 BHK के लिए लोन ले रहा है, तो इस 3 BHK की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, उसको उसकी वैल्यूएशन करवाई जाएगी। इस 3 BHK इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, इस फ्लैट की जो है वैल्यूएशन करवाई जाएगी बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर बिफोर ग्रांटिंग लोन टू द इंडिविजुअल। आफ्टर दैट इसके अलावा हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि होम लोन के केस में ऑथेंटिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द बोरोअर टू द प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी। अब इस घर को, इस 3 BHK को परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ जो सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल के द्वारा दी गई होगी, बोरोअर ने जो है वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक को दी होगी, सो दैट अगर कल को बोरोअर डिफॉल्ट करता है इस लोन के ऊपर तो बैंक जो है अपने अमाउंट को रिकवर कर पाए उस सिक्योरिटी के थ्रू। तो अब जो सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी दी गई है उस प्रॉपर्टी के टाइटल को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। मतलब वो जो उसने एज ए सिक्योरिटी, मान लो कोई पीस प्लॉट ऑफ लैंड जो है एज ए सिक्योरिटी दे रखा है, तो अब क्या वो प्लॉट ऑफ लैंड जो है एक्चुअल में उसका ओनर वही इंडिविजुअल है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, या फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स वहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। सो this will be authenticated. After that no loan to be given for अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अनलेस दे आर रेगुलराइज्ड। तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर अगर घर बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर फ्लैट है, तो उसके लिए किसी भी तरह का जो लोन है वो नहीं दिया जाएगा अंडर दिस होम लोन। आफ्टर दैट
नो लोन फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज कमर्शियली बाय द एप्लीकेंट। मतलब अगर एप्लीकेंट की ये इंटेंशन है कि भाई मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बोल के जो है लोन ले लेता हूँ, बाद में इसको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर लूंगा, कौन पूछने वाला है। तो अगर इस तरह की इंटेंशन देखने के लिए मिल रही है एप्लीकेंट की, तो उस केस में भी हम लोगों को होम लोन जो है वो ग्रांट नहीं करना है इंडिविजुअल्स को गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कुछ फीचर्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटरी गाइडेंस ऑन द हाउसिंग फाइनेंस, कि भाई हाउसिंग के रिगार्डिंग जब भी फाइनेंस दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा, तो व्हाट आर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस देयर। सो बैंक फाइनेंस में बी ग्रांटेड फॉर द इंडिविजुअल्स फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट। अब एक प्लॉट है जिसके ऊपर जो है वो एक लैंड को एक्वायर करना है, जिसके ऊपर बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है इंडिविजुअल ने, तो उस प्लॉट ऑफ लैंड को एक्वायर करने के लिए भी जो है वो लोन दिया जा सकता है, फाइनेंसिस ग्रांट किए जा सकते हैं बैंक्स के द्वारा। इसके अलावा परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली, ठीक है, एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज ड्वेलिंग्स भी। तो रिपेयरिंग पर्पज के लिए भी जो है हाउसिंग फाइनेंस कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। या फिर एक पर मतलब ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली का मतलब क्या है कि भाई एक फैमिली को एक पर ड्वेलिंग यूनिट को कंस्ट्रक्ट या फिर परचेज करने के लिए जो है वो दिया जा सकता है फाइनेंस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट इज बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ सेकेंड हाउस इन द सेम और अदर टाउन or village for the purpose of self occupation to a person who already owns a house in the town or village he resides। मतलब एक शहर, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल जो दिल्ली में रह रहा है, उसका अपना घर है जहाँ पे वो रह रहा है, अब दिल्ली में वो दूसरा घर परचेज करना चाहता है फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पज। इन दैट सिनेरियो finances can be granted by the bank. After that, purchase of a house to let it out on a rental basis on account of his posting outside the headquarters or because he has been प्रोवाइडेड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। तो अगर एक इंडिविजुअल, जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल है वो मुंबई में रह रहा है, उसको जिस भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास वो जॉब कर रहा है, उस एम्प्लॉयर के द्वारा उसको अकोमोडेशन दे दी जा रही है, या फिर उसकी हेडक्वार्टर से बाहर जो मुंबई से बाहर कहीं पोस्टिंग हो जाती है। अब उस सिनेरियो के अंदर अगर वो एक घर परचेज करना चाहता है जिसको वो रेंट के ऊपर देना चाहता है, क्योंकि उसको तो अकोमोडेशन मिल गई एम्प्लॉयर के थ्रू, या फिर उसकी पोस्टिंग आउटसाइड द हेडक्वार्टर होगी, तो उसको वहाँ पे जाकर के घर लेना पड़ेगा। तो जहाँ वो रह रहा था उस वहीं पे अगर वो एक ऐसा घर लेना चाहता है जिसको वो रेंट के ऊपर दे देना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी फाइनेंसिस जो है वो ग्रांट किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट बाय एन ओल्ड हाउस वेयर ही इज प्रेजेंटली रिजाइडिंग एज अ टेनेंट। अब एक इंडिविजुअल जहाँ किराएदार की तरह रह रहा है, उसी घर को वो जो है वो परचेज करना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, फाइनेंसिस कैन बी गिवन बाय द बैंक। नेक्स्ट इज बैंक में ऑल्सो ग्रांट द हाउसिंग लोन टू द बॉडीज अदर देन इंडिविजुअल्स। अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल के बारे में बात की, अब इंडिविजुअल्स के अलावा भी जो ये हाउसिंग लोन है ग्रांट किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा फॉर construction meant for improving the condition in the slum areas for which the credit may be extended directly to the slum dwellers on the guarantee of government or indirectly through the NGO companies guys। तो अगर किसी स्लम एरिया के अंदर कोई भी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन की जाने वाली है, तो उस केस में जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको जो हो डायरेक्टली यहाँ पे जो क्रेडिट है ना जो प्रोवाइड किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा, बट वहाँ पे गारंटी इन्वॉल्व रहेगी गवर्नमेंट की या फिर एनजीओ कंपनीज वहाँ पे इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्व रहेंगी गाइस। तभी जो है वो स्लम एरियाज के अंदर अगर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की जा रही है फॉर इंप्रूविंग द लिविंग कंडीशंस, उसके लिए जो फाइनेंसिस है वो ग्रांट किए जा सकेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो फाइनेंसिस ग्रांट किए जा सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस के अंदर फाइनेंस जो प्रोवाइड किया जा सकता है बैंक के द्वारा फॉर द हाउसिंग पर्पज गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाउसिंग होम लोन स्कीम के बारे में। होम लोन्स के अंदर होम लोन स्कीम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हु आर एलिजिबल फॉर दिस होम लोन स्कीम भाई, तो सैलरीड एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज फॉर देयर एम्प्लॉयज और क्वार्टर्स। अब कई बार देखने के लिए मिलता है ना कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है क्वार्टर्स वगैरह बनवाए जाते हैं। जैसे टाटा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो था वो जमशेदपुर में जब प्लांट लगाया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो भी एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, उनके लिए भी जो था वो रहने का इंतजाम करने के लिए क्वार्टर्स वगैरह बनवाए थे। तो उस पर्पज के लिए भी जो है वो लोन दिया जा सकता है अंडर द होम लोन स्कीम गाइस, ठीक है। अब क्या पर्पज क्या है भाई, किस पर्पज के लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली लोन दिया जाएगा अंडर दिस होम लोन स्कीम। सो टू परचेज और कंस्ट्रक्ट अ हाउस, फ्लैट। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्लॉट परचेज करना है या फिर हाउस होल्ड आर्टिकल्स परचेज करने हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल से मतलब क्या है कि भाई जैसे आप लोगों ने अपने घर के लिए जो है वो बेड परचेज करना है, ठीक है, आप लोगों ने अपने घर के लिए जो एसी परचेज करना है, ठीक है, उसके लिए भी जो है वो लोन दिया जा सकेगा अंडर दिस होम लोन स्कीम गाइस। इसके अलावा रेनोवेशन करनी है, रिपेयर करनी है, एक्सटेंशन करनी है एग्जिस्टिंग फ्लैट या फिर हाउस की, तो भी हम लोगों को जो है वो हाउसिंग लोन स्कीम के अंदर या फिर होम लोन स्कीम के अंदर जो है वो लोन मिल जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रेनोवेशन या फिर रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस और फ्लैट गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज क्वांटम ऑफ लोन। तो क्वांटम से मेरा मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया जा सकता है एक इंडिविजुअल को। सो देयर इज नो अपर सीलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस और फ्लैट इन मेनी बैंक्स
और जो अमाउंट रहता है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक फॉर रिपेयर, रेनोवेशन एज वेल एज एक्सटेंशन, या फिर आप लोगों ने जो परचेज करना है प्लॉट को या फिर परचेज करना है हाउस होल्ड आर्टिकल्स को, जो अमाउंट है वो वेरी करेगा बैंक टू बैंक। देयर इज नो, इट इज बैंक डिस्क्रिप्शन कि भी कितना अमाउंट जो है वो ग्रांट करना है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन। अब देखिए क्वांटम ऑफ लोन तो हो गया कितना अमाउंट ऑफ लोन जो दिया जा सकता है, एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन कि कौन इंडिविजुअल कितने अमाउंट ऑफ लोन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये भी वैसे तो बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट बैंक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ बोरोवर्स इनकम या फिर उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी के थ्रू। बोरोवर्स इनकम मतलब कितनी एक इंडिविजुअल की इनकम है या फिर उसकी कितनी रीपेमेंट कैपेसिटी है, कितना अमाउंट वो रीपे कर सकता है, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन को डिटरमाइन किया जाता है। अब ये कैसे जो है वो असेस करेंगे बैंक कि कितनी रीपेमेंट कैपेसिटी है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न या फिर कैश अक्रूवल्स के बेसिस के ऊपर। अब इंडिविजुअल्स के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जो नेट टेक होम सैलरी है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस इंक्लूडिंग द ईएमआई ऑफ द प्रपोज्ड लोन, जिस होम लोन के लिए वो अप्लाई कर रहा है अंडर द होम लोन स्कीम, उसकी ईएमआईज देने के बाद और जो बाकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस उनको फुलफिल करने के बाद जो नेट टेक होम सैलरी है दैट शुड नॉट बी जनरली लेस देन 40% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम गाइस, ठीक है। जो उनकी टोटल इनकम है उसकी 40% से कम नहीं रहनी चाहिए उनकी नेट टेक होम सैलरी इंडिविजुअल्स की। कुछ हाई इनकम एप्लीकेंट्स के केस में ये जो नेट टेक होम सैलरी इट कैन बी अप टू 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम बीइंग कंसीडर्ड बाय सम बैंक्स गाइस, ठीक है। तो 40% जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भी आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग द ईएमआई ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन विच इज प्रपोज्ड टू बी टेकन अंडर द होम लोन स्कीम गाइस। सो सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के बाद एटलीस्ट 40% ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम शुड बी द मिनिमम टेक होम सैलरी ऑफ द इंडिविजुअल। कुछ केसेस के अंदर ये 15% भी होती है जहां पे इंडिविजुअल हाई इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं भाई, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज मार्जिन। अब देखिए मार्जिन क्या होता है गाइस, मार्जिन आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्जिन बोल देते हैं भाई। तो अगर जो लोन का अमाउंट है वो हम लोगों को 30 लाख रुपए तक का देखने के लिए मिल रहा है, तो वहां पे 10% जो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। 30 लाख से अगर 75 लाख के बीच में ये अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है लोन का अमाउंट, तो उस केस में 20% विल बी द डाउन पेमेंट। अगर ये लोन अमाउंट 75 लाख से ज़्यादा का है तो हम लोगों को 25% जो है वो क्या करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये जो डाउन पेमेंट या फिर मार्जिन है इट इज़ सब्जेक्ट टू आरबीआई स्टिपुलेटेड एलटीवी। एलटीवी क्या होता है, लोन टू वैल्यू, मतलब जिस अमाउंट ऑफ लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मतलब जितने अमाउंट का लोन है उसमें से कितना जो लोन है वो लोन का कितना अमाउंट जो बैंक के द्वारा दिया जा सकता है उसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू गाइस। अब अगर हम लोगों को जो लोन का अमाउंट है वो 30 लाख रुपए तक का लोन देखने के लिए मिल रहा है तो 90% जो बैंक के द्वारा दिया जाता है, 10% विल बी द डाउन पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स एंड। इसके अलावा अगर लोन अमाउंट जो 30 लाख से 75 लाख के बीच में वेरी कर रहा है तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट जो बैंक के द्वारा दिया जाता है दैट इज 80%, बाकी रिमेनिंग 20% विल बी द डाउन पेमेंट। और अगर ये लोन अमाउंट 75 लाख से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा दैट विल बी 75% और डाउन पेमेंट जो रहेगी दैट विल बी 25%। तो दीज आर इंटर रिलेटेड, आप एक को याद कर लो, दूसरा खुद जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई अगर मार्जिन इतना है तो मतलब अगर डाउन पेमेंट इतनी है तो लोन टू वैल्यू कितनी होगी। अगर लोन टू वैल्यू का पता है तो डाउन पेमेंट निकाल लेंगे आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है एग्जाम में गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टैंप ड्यूटी की तो स्टैंप ड्यूटी भी चार्ज की जाती है लोन्स के केस में भी, होम लोन्स के केस में पर्टिकुलरली। तो ऑर्डिनरली बैंक्स जो है वो किसी भी तरह की स्टैंप ड्यूटी को ऐड ऑन नहीं करते हैं, बट अगर घर की वैल्यू ही हम लोगों को 10 लाख से कम देखने के लिए मिल रही है तो उस केस में फिर बैंक्स के द्वारा जो स्टैंप ड्यूटी है वो ऐड ऑन की जा सकती है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज इंटरेस्ट, कि भी किस तरह से जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इन होम लोन्स के ऊपर जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दिस होम लोन स्कीम। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी लिंक्ड टू बैंक्स बेस या फिर रेपो रेट पर एनम एट अ मंथली रीसेट, मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के साथ में लिंक रहेगा। जैसे यहाँ पे रेपो रेट बताया जा रहा है कि अगर रेपो रेट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कस्टमर से चार्ज किया जाएगा इन केस ऑफ दिस होम लोन दैट विल ऑल्सो वेरी गाइज। अब यहाँ पे आरबीआई जो है वो अलाउ करता है बैंक्स को, अपनी डिस्कशन है, बैंक्स की अपनी डिस्कशन है कि भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन्होंने चार्ज करना है कस्टमर से अपने। तो इट इज अप टू बैंक कि भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन होम लोन्स के ऊपर जो है चार्ज करना है। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग चार्जेस की अगर बात की जाए तो इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, और इवन कुछ बैंक्स के द्वारा इनको लेवे भी नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी के तौर पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि या तो मॉर्टगेज या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज इज गिवन एज अ सिक्योरिटी। अब ये मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज दीज आर द टर्म्स जो कि यूज होती हैं पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द होम लोन। मॉर्टगेज का मतलब क्या है कि जिस घर के लिए आप लोन ले रहे हैं उसी घर को आपने एज ए सिक्योरिटी रख दिया कि भाई अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो इस घर को जो है वो बैंक जो है वो टेक ओवर कर सकता है अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। और इक्विटेबल मॉर्टगेज भी हम लोगों को इसी तरह से देखने के लिए मिलता है जहाँ पे
हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि रजिस्टर्ड मॉर्टगेज नहीं होती है, जो ओरिजिनल घर के डॉक्यूमेंट है उन्हीं को दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज गाइस, ठीक है। तो सिक्योरिटी के तौर पे ध्यान रखना है, मॉर्टगेज या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज इज बीइंग गिवन बाय द कस्टमर। आफ्टर दैट डिसबर्समेंट किस तरह से की जाती है, तो अगर रेडी है घर या फिर फ्लैट, उस केस में अपफ्रंट जो है वो सारी की सारी पेमेंट कर दी जाएगी। और अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे स्टेजेस के अंदर जो पेमेंट की जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती चलेगी वैसे वैसे पेमेंट होती चलेगी, डिसबर्समेंट होती चलेगी। और अगर इनकम्प्लीट या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब न्यू फेज से जो डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट, तो उस केस में किसी भी तरह की अपफ्रंट पेमेंट जो है या फिर डिसबर्समेंट ऑफ अमाउंट जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज रीपेमेंट। अब किस तरह से अमाउंट को रीपे किया जाएगा, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल यहाँ पे जो रीपेमेंट रखी गई है इस होम लोन स्कीम के अंदर। 30 ईयर्स का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड रखा गया है, इंक्लूडिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम क्या होता है, विच इज़ अ रिलैक्सेशन पीरियड, जहाँ पे जो बोरोर है उसको या तो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट अमाउंट या फिर किसी और तरह का अमाउंट जो है रीपे नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लोन गाइस। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम मॉरेटोरियम की बात करें तो कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है तो वहाँ पे 18 मंथ्स का जो है मॉरेटोरियम पीरियड प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर परचेज किया जा रहा है घर, ठीक है, बना बनाया घर परचेज किया जा रहा है, तो उस केस में 3 महीने का जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये ट्राई किया जाता है बैंक के द्वारा कि भी जो रीपेमेंट है कस्टमर के एंड से, दैट शुड बी डन बिफोर रिटायरमेंट इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल। और अगर सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है तो एटलीस्ट 65 ईयर से पहले पहले जो हो रीपेमेंट हो गई होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रीपेमेंट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अदर फीचर्स। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब जैसे देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम लोगों को दो कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। अब 100 रुपीज़ मान लेते हैं कि इट इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट, इसकी पेमेंट हो गई 10 रुपये, यहाँ से पेमेंट कर दी प्रिंसिपल अमाउंट की, 90 रुपये प्रिंसिपल रहेगा। तो अगली बार जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट विल बी चार्ज ऑन दिस 90 रुपीज़, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा नो प्री पेमेंट चार्जेस ऑन द फ्लोटिंग रेट लोन्स, किसी भी तरह के प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे अगर आप लोग जो है वो प्री पेमेंट कर देते हैं। आफ्टर दैट रीपेमेंट अप टू 70 ईयर ऑफ एज इज अलाउड इन सम केसेस, वैसे तो 65 ईयर्स है बट स्पेशल केसेस के अंदर इट कैन बी अलाउड अप टू 70 ईयर्स। फ्लेक्सिबल ईएमआई के ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं विच में बी अ स्टेप डाउन और स्टेप अप ईएमआई, मतलब पहले ज़्यादा ईएमआई दे दी बाद में कम दे दी, या फिर पहले कम ईएमआई पे कर रहे हैं बाद में ज़्यादा ईएमआई पे कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो कंबाइंड इनकम है क्लोज रिलेटिव्स की, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है फॉर द हायर लोन एलिजिबिलिटी, कि भाई किसी के कुल क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके पास एक अच्छा खासा सरप्लस वेल्थ पड़ा हुआ है, तो उनकी इनकम को भी कंसिडर किया जा सकता है फॉर इंक्रीजिंग द हायर लोन एलिजिबिलिटी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट एंड रीपेड इंस्टॉलमेंट इज अलाउड। तो जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा इस होम लोन स्कीम के अंदर या फिर जो इंस्टॉलमेंट्स पे की जाएंगी उनके ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्शन को भी अलाउ किया जाता है गाइस। तो ये हम लोगों ने होम लोन स्कीम के कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे भी। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, मिस्टर शर्मा अप्लाइज फॉर अ होम लोन टू परचेज अ प्रॉपर्टी valued at 85 lakh rupees. The bank assesses his application according to the home loan scheme guidelines. The bank approves the maximum possible loan to value LTV ratio and applies the standard margin and stamp duty rules. अब based on the bank policies, what would be the minimum financial contribution required from Mr. Sharma to complete the property purchase? Your options are 21.25 lakh, 21.25 lakh margin, 21.75 lakh margin plus stamp duty, या फिर ऑप्शन डी इज 17 lakh margin only. So the right answer here will be option number B, that is 21.25 lakh margin only. अब देखिए गाइज यहाँ पे हम लोगों को जो लोन की वैल्यू देखने के लिए मिल रही है वो 85 लाख देखने के लिए मिल रही है। अभी हम लोगों ने बात की कि भाई अगर जो ये लोन की वैल्यू है अगर हम लोगों को जो है 75 लाख से ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है तो हम लोगों को जो डाउन पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी दैट विल बी 70, मतलब यहाँ पे जो लोन टू वैल्यू रहेगी दैट विल बी 75% और जो मार्जिन पेमेंट रहेगी दैट विल बी 25%। तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए 85% क्योंकि देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनिमम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फ्रॉम मिस्टर शर्मा, मतलब डाउन पेमेंट, मतलब यहाँ पे मार्जिन की बात की जा रही है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 25% हम लोग निकाल लेंगे ऑफ द 85 लाख रुपीज। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अ बैंक में ग्रांट अ हाउसिंग लोन टू एन इंडिविजुअल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ होटल, बिल्डिंग अ फैक्ट्री ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, परचेजिंग अ dwelling unit for their family, financing a friend's house construction. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, purchasing a dwelling unit for their family guys. अब होटल कमर्शियल पर्पज के लिए हो गया, फैक्ट्री भी कमर्शियल पर्पज के लिए होगी। फाइनेंसिंग अ फ्रेंड्स हाउस कंस्ट्रक्शन इट इज ऑल्सो नॉट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज, सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पज के लिए नहीं है गाइस, ठीक है।
सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हेयर। तो ये हम लोगों ने होम लोन्स को डिस्कस कर लिया। आफ्टर दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग गाइस जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कैसे विजिट करना है एडुटैप आप लोग जो सिंपली टाइप कर लेंगे। अब यहाँ जाते ही एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे आप लोग। अब जैसे ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस विच विल बी ऑफ 15 to 20 मिनट ड्यूरेशन। इसके अलावा लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी राइट जस्ट बिफोर योर एग्जाम। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर each and every component of GIB examination. So guys, it is a comprehensive package for your GIB preparation. So you can enroll in this particular course. But अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे आप लोगों को INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को जो है सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को 120 आवर की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम जो कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन जो कंप्लीट हो चुकी है, नो यू जस्ट वांट टू इवेल्युएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज राइट फ्रॉम मई 2023 टू नवंबर 2025, इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर all component of GIB examination guys. Along with this I just want to let you know guys कि भाई एडुटैप के द्वारा जो है एक मेंटर टॉक भी अपने कोर्सेज के थ्रू जो ऑफर की जाती है, जहाँ पे फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर हम लोग अपने जो भी एनरोल्ड हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनके साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी क्वेरीज उनके डाउट्स को जो है वो रिजॉल्व किया जाता है गाइज। सो यू कैन एनरोल इन एनी काइंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर नीड गाइज। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन भी। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।